लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार अमेरिका की सबसे दर्दनाक सच्चाई, गुलामी और नस्लवाद को हल्का करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेखिका ने याद किया कि बचपन में स्कूल में उन्हें सिखाया गया था कि गुलामी में कोई सकारात्मक पक्ष नहीं होता, लेकिन ट्रंप कठिन सच्चाइयों से भागकर उन्हें अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। हाल ही में उन्होंने स्मिथसोनियन म्यूजियम पर हमला बोला, सिर्फ इसलिए कि वहां गुलामी और अन्याय का इतिहास ईमानदारी से दिखाया जाता है। ट्रंप का मानना है कि ऐसी बातें अमेरिका को कमजोर दिखाती हैं और ये सब वोक एजेंडा है। वो यहाँ तक कह बैठे कि म्यूजियम की जांच वकीलों से कराई जानी चाहिए, यानी इतिहास को अपनी राजनीति के हिसाब से पलटना। लेख का तर्क है कि ट्रंप की यही सबसे खतरनाक चाल है, सच को झूठ और झूठ को सच बना देना। पहले उन्होंने 2020 के चुनाव को चुराया गया कहा, फिर 6 जनवरी के दंगाइयों को देशभक्त बताया और अब गुलामी के इतिहास को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच दरअसल व्हाइट प्रिविलेज यानी सफेद विशेषाधिकार की है, जिसमें असुविधाजनक सच्चाइयों को मिटा देने की प्रवृत्ति है। अंत में लेख चेतावनी देता है कि गुलामी और नागरिक अधिकारों की लड़ाई अमेरिका की लोकतांत्रिक नींव है। इसे छोटा करके दिखाना नफरत और अन्याय को बढ़ाएगा। संदेश साफ है, सच्चाई से भागकर कोई बेहतर भविष्य नहीं बना सकता। अल जजीरा के लेख के मुताबिक युगांडा और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें अमेरिका से निकाले जा रहे कुछ प्रवासियों को युगांडा भेजा जाएगा। इसे अस्थायी व्यवस्था कहा जा रहा है, लेकिन इससे कई सवाल उठे हैं। लेख का कहना है कि युगांडा इस सौदे के बदले व्यापारिक फायदे चाहता है। अमेरिका ने युगांडा की कॉफी, वनीला जैसे सामानों पर भारी टैरिफ लगाया है। उम्मीद है इस कदम से उसे अमेरिकी बाजार में थोड़ी राहत मिलेगी। साथ ही राष्ट्रपति मुसेवेनी भी 2026 के चुनाव से पहले पश्चिमी देशों में अपनी छवि सुधारना चाहते हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये समझौता मानवीय दृष्टि से गंभीर समस्या पैदा करता है। निर्वासित लोगों की स्थिति साफ नहीं होगी, वो शरणार्थी माने जाएंगे या कैदी, ये तय नहीं है। कार्यकर्ताओं ने इसे मानव तस्करी जैसी राजनीति बताया, जिसमें इंसानों को राजनीतिक और आर्थिक सौदेबाजी का हिस्सा बनाया जा रहा है। युगांडा पहले से ही अफ्रीका का सबसे बड़ा शरणार्थी मेजबान देश है, जहां करीब 17 लाख शरणार्थी रहते हैं। ऐसे में अमेरिका के निर्वासित लोगों को लेना दरअसल राजनीतिक दबाव और आर्थिक मजबूरी का नतीजा माना जा रहा है। लेख का निष्कर्ष यही है, इस समझौते से युगांडा को कूटनीतिक फायदा तो हो सकता है, लेकिन असली बोझ उन प्रवासियों पर पड़ेगा जिन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ नए देश में भेजा जाएगा। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में ब्रिटिश अभिनेता नोएल क्लार्क के खिलाफ यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के केस में न्याय और जिम्मेदारी की मिसाल पेश की गई है। कोर्ट ने नोएल क्लार्क की मानहानि याचिका को खारिज कर दिया और गार्जियन की जांच रिपोर्टिंग को जिम्मेदार और सटीक बताया। लेख में बताया गया है कि गार्जियन के पत्रकारों ने नेशनल अवार्ड विजेता क्लार्क पर लगे आरोपों की गहराई से जांच की, पीड़ित महिलाओं को बोलने का मौका दिया और सबूतों की पुष्टि की। कोर्ट ने माना कि गार्जियन ने पेशेवर और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की, सनसनी नहीं फैलाई, यानी पत्रकारिता ने वहीं पर सच सामने लाने का काम किया जहां टीवी इंडस्ट्री ने बरसों तक चुप्पी साधी रखी। ये खबर सिर्फ एक अभिनेता का मामला नहीं, बल्कि पूरे टीवी उद्योग की उस गहरी समस्या की ओर इशारा करती है जहां ताकतवर लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं और बाकी लोग चुप रहते हैं ताकि उनका करियर बचा रह सके। पुरस्कार, शोहरत और साइलेंस उस माहौल को ही बनाता है जिसमें धमकाने और शोषण करने वालों को संरक्षण मिलता है। ये केस मी टू आंदोलन और समाज में होते बदलाव की याद दिलाता है कि जब तक लोग आवाज नहीं उठाते, सच्चाई दबाई जाती रहती है। लेकिन जिम्मेदार पत्रकारिता और अदालत ने अब उस सच्चाई को उजागर कर दिया। लेख ये भी कहता है कि बड़े संस्थानों को अब ऐसे मुद्दों पर ढांचे और नीति बदलने होंगे,
जिससे पीड़ितों की आवाज और सुरक्षित माहौल को बढ़ावा मिले। द गार्जियन की रिपोर्ट दिखाती है कि असली जिम्मेदारी समाज, मीडिया और कानून की है, ना कि बस पुरस्कार और चुप रह जाने की। बड़ा बदलाव तभी आता है जब सच्चाई खुले में आए और लोग मिलकर आवाज उठाएं। द डेली स्टार में प्रकाशित संपादकीय में बांग्लादेश की जलवायु संकट का महिलाओं और लड़कियों पर गहरा असर सामने रखता है। खुलना और सतकीरा जैसे इलाकों में बुनियादी जरूरतें पूरी तरह प्रभावित हो चुकी हैं। किशोरियों को मासिक धर्म स्वास्थ्य साधन नहीं मिलते, दूषित पानी पर निर्भर रहना पड़ता है और स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ना के बराबर हैं। इन मुश्किलों की वजह से लड़कियां पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं। लेख कहता है कि आपदाओं के समय महिलाओं पर हिंसा और शोषण का खतरा बढ़ जाता है। अम्फान तूफान के बाद ऐसे मामलों में 65% तक इजाफा दर्ज हुआ था। आर्थिक तंगी की वजह से परिवार बेटियों की जल्दी शादी कर रहे हैं या उन्हें असुरक्षित पलायन के रास्तों पर धकेल रहे हैं। संपादकीय का स्पष्ट संदेश है कि बांग्लादेश की जलवायु नीतियां अब लैंगिक नजरिए से बनाई जाएं। सुरक्षित साइक्लोन शेल्टर, स्वच्छ पानी के स्रोत, मासिक धर्म प्रबंधन, मानसिक और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षाएं जैसी व्यवस्थाएं तुरंत मजबूत करनी होंगी। साथ ही महिलाओं को सिर्फ पीड़ित मानने के बजाय बदलाव की नेता बनाया जाए। जैसे खारे पानी को मीठा करने की तकनीक या क्लाइमेट स्मार्ट खेती में उनकी अगुवाई से रोजगार सुरक्षित होगा और उन्हें जल्दी शादी या पलायन जैसे रास्तों पर जाने से बचाया जा सकेगा। संपादकीय का संदेश साफ है, जलवायु संकट की असली लड़ाई तभी सफल होगी जब महिलाओं और लड़कियों की चुनौतियों को केंद्र में रखा जाए। बीबीसी में प्रकाशित लेख में भारतीय नाविकों की एक गहरी पीड़ा सामने आती है। महीनों से जहाजों पर बसे नाविक बिना वेतन और बिना मदद के बस घर लौटने की आस लगाए बैठे हैं। मानस कुमार और उनके साथी अप्रैल से यूक्रेन के जल क्षेत्र में एक कार्गो जहाज पर फंसे हैं। जहाज पर पाबंदी लगी, जांच हुई, लेकिन दल को साफ कहा गया वो जा सकते हैं, फिर भी वो वहीं हैं। क्योंकि जहाज छोड़ने का मतलब है महीनों की सैलरी खो देना। लेख बताता है ये कहानी सिर्फ मानस की नहीं, बल्कि सैकड़ों भारतीय नाविकों की है। 2024 में दुनिया भर में 300 से ज्यादा जहाजों पर 3000 से ज्यादा नाविक फंसे पाए गए, जिनमें सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की थी। वजह है फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस, यानी जहाज का रजिस्ट्रेशन उन देशों में होता है जहां नियम बेहद ढीले हैं। मालिक असली पहचान छिपा लेते हैं और जिम्मेदारियों से बच जाते हैं। नतीजा, दल महीनों तक समुद्र में बिना वेतन और बिना जरूरी सुविधाओं के फंसा रहता है। कई नाविक तो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि उन्हें जहाज की लकड़ी जलाकर खाना पकाना पड़ता है। भूख, अंधेरा, टूटे जहाज और डूबने का डर, यही उनकी दिनचर्या बन जाती है। कुछ मामलों में अदालतों ने हस्तक्षेप किया, जहाज जब्त भी हुए, लेकिन वेतन अब तक नहीं मिला। लेख ये भी दिखाता है कि समस्या सिर्फ मालिकों की लापरवाही नहीं, बल्कि हमारे तंत्र की चुप्पी भी है। भारतीय समुद्री नियामक डीजी शिपिंग का आरोप है वो जांच और निगरानी में ढिलाई बरतते हैं। नतीजा ये कि नाविक कहीं भी फंसे हों, इराक, खाड़ी देश या भारत के ही पानी में मदद पाने के लिए भटकते रहते हैं। बीबीसी का ये लेख हमें याद दिलाता है कि भारत दुनिया को सबसे ज्यादा नाविक देता है, लेकिन वही नाविक सबसे असुरक्षित हैं। उनकी मेहनत पर खड़ा ये वैश्विक शिपिंग कारोबार उनके ही अधिकारों और जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। संदेश साफ है, अगर सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ठोस कदम नहीं उठाती, तो भारतीय नाविकों का यह दर्द समुद्र में गुम होता रहेगा और उनके सपने अधूरे ही रह जाएंगे। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast.